इट्स सो ईजी टू से सम गर्ल की कॉम्प्रोमाइज़ कर लो और आपको काम मिल जाएगा। कास्टिंग कॉल्स भी ऐसे ही आते हैं, अपर मार्केट, फेयर गर्ल नीडेड, सेफ्टी अराउंड अस हैव बीन समथिंग जो आई कीप क्वेश्चनिंग, डर लगता है। अभी अपन ने देखा कि सुनंदा के साथ में, I think one of the influencers tried to intimidate you as well. मुझे तो ऐसा लगता है बॉम्बे आने के बाद आपकी बेइज्जती तो होनी है, काफ़ी समय तक आपको बेइज्जती सहन करते रहना पड़ता तो है। आपके नंबर्स की आप बात कह रही हैं, आपके जो इन्फ्लुएंसर के आपके जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके जो पेमेंट्स होते हैं, वो डिसाइड किए जाते हैं? We are not humans, we are just a product. The money that you make, the numbers you have on social media, सब कुछ, everything is seen. अगर आपके नंबर नहीं है, अभी आपके साथ कोई काम भी नहीं करेगा। क्रिएटर्स में भी नेपोटिज्म देखने में आता है? At this point ना everything can be bought. आप फॉलोअर्स खरीद सकते हो, आप पीआर खरीद सकते हो, आप वो लोग खरीद सकते हो जो आपको फेमस बना सके, आपका ऑरा भी आप अपना खरीद सकते हो। आपकी मुलाकात दिलजीत दोसांझ से हुई और आपको उन्होंने अपने शो के लिए बुलाया, तो एग्जैक्टली क्या हुआ था वहाँ? किसी ने नहीं सोचा था कि एक पोएट कैन कोलैबोरेट विद दिलजीत दोसांझ। मैंने अपने दिल में बोला कि तो मैं आपको एकदम प्रॉपर स्टोरी बताती हूँ कि यूं तो रहना चाहती थी मामूली, ना कोई जाने नाम, ना बनूं किसी के ख्यालों की कहती, सपने देखना और जीना भी खुद के लिए था, नाम शोर से दूर मेरा अपना जमाना था, पर ये दिन। हेलो, दिस इज रुचिका लोहिया और आप मुझे देख रहे हैं इन मेमोरेबल कॉन्वर्जेशन विद फरीदून शहरियार। सो रुचिका लोहिया, मुझे आप प्लीज़ ये बताएं कि जो फीमेल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, या आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियंस हैं, किस तरीके की वो दिक्कतें फेस करते हैं और आपने किस तरीके की दिक्कतें फेस करी हैं? आई थिंक पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम लोग हैं जो लाइव शो बिज़नेस में, और लड़कियां स्पेशली। हम कॉमेडी में बहुत सारे लड़के देखते हैं, पोइट्री में बहुत सारे लड़के शायर हमें पता है, लेकिन आई थिंक द मेन प्रॉब्लम कि आज तक लड़कियां कम इसलिए आई है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्रोटेक्शन वी गेट फ्रॉम पीपल अराउंड अस। क्योंकि लाइव शो बिज़नेस में वी हैव टू ट्रैवल अ लॉट, और जब तक अगर आपके पास उतना बजट नहीं है या फाइनेंशियली आप उतने स्टेबल नहीं है, तब तक आप, मुझे नहीं लगता बॉडीगार्ड भी अफोर्ड कर सकते हो या अपने मैनेजर को भी साथ में आप ट्रैवल करा सकते हो। वो बहुत समय बाद आता है कि यू गेट अ लॉट ऑफ पेमेंट, तो आप यू कैन अफोर्ड ऑल दी स्टफ़। लेकिन पर्सनली जब जब मैंने भी ट्रैवल करा है, सेफ्टी अराउंड अस हैव बिन समथिंग जो आई कीप क्वेश्चनिंग। मुझे इतना डर लगता है, लाइक लास्ट ईयर आई वॉज डूइंग अ लॉट ऑफ शोज़ अराउंड एवरीवेयर, और वन थिंग जो अब मैं इंस्टिंक्टिवली बहुत डर जाती हूँ वो होता है कि सेफ्टी। इफ़ समवन जस्ट कम्स इन, आई जस्ट गेट स्केर्ड। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि आई ट्रैवल्ड अ लॉट, आई डिड अ शोज़ अ लॉट, तो मुझे ट्रस्ट फैक्टर बहुत बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा डर लगता है। अभी अपन ने देखा कि आई थिंक हाल ही में अभी हुआ था सुनंदा के साथ में, शी वॉज डूइंग अ शो ऑन स्टेज एंड एकदम से एक फ़ैन आ गए। वो प्यार भी है, वो मोहब्बत भी कह लो, लेकिन वो डर, यह हम वुमेन का ना हमारा इंस्टिंक्ट होता है कि एकदम से कोई चौंका देता है। तो आई थिंक सेफ्टी के लिए तो मैं तो चाहती हूँ कि सेफ स्पेस होना चाहिए, या फिर लो बजट में ही हमें सेफ्टी मिलनी चाहिए। राइट, बिकॉज़ काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि दैट सम मेन टेंड टू बी ड्रंक, और या उसमें तो बहुत ही मुश्किल मुश्किल हो सकती है। बहुत ज़्यादा, वेन एवर वी आर कॉल टू डू शोज़, तो शोज़ पे तो आपके पास कई भी कॉलेज शोज़ आते हैं, आपके पास पार्टीज़ में आते हैं, तो देयर सो मेनी पीपल आर ड्रिंकिंग, सो मेनी मैन हु आर ड्रिंकिंग, और वो आपको किस नज़रिए से देखते हैं। आप इमेजिन करो द क्लोथ्स दैट आई यूज़ टू वेयर पहले, आई हैव टू चेंज द आउटफिट्स दैट नाउ आई वेयर, क्योंकि आपको नहीं पता, शायद आप शायरी बोल रहे हो, आप अपने दिल से कुछ एकदम क्लीन चीज़ बोल रहे हो, फिर भी जो नज़रिया होता है ना लोगों का, वो जूम करके वहीं देखते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इट इज़ इट हैज़ चेंज अ लॉट ओवर ईयर्स, बट आई रियली विश कि कुछ ऐसा होए जिससे लाइव शोज़ में हम औरतें और ज़्यादा आ सके, एंड इट कैन ओनली हैपन जब हमें अच्छी सेफ्टी मिले फ्रॉम द ऑर्गेनाइजर्स एंड फ्रॉम पीपल अराउंड अस। राइट। आपका कुछ इस तरीके के भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि दैट आई थिंक वन ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स ट्राई टू इंटिमिडेट यू एज वेल, कुछ मेरे ख्याल से 2 साल पहले कुछ आपका शायद एक एक्सपीरियंस आपका हुआ था। जब इस तरीके से होता है कि अगर किसी किसी इन्फ्लुएंसर को जो कि मुंबई से नहीं हो, या आर्टिस्ट मुंबई से नहीं हो, तो अगर थोड़ा सा एक स्टेप सिस्टरली या सिस्टर ब्रदरली ट्रीटमेंट अगर होता है
व्हिच कैन बी बॉर्डरिंग ऑन एरोगेंस, तो तकलीफ होती है? बहुत ज़्यादा। और बॉम्बे, मुझे नहीं लगता कि बॉम्बे के लोग अब ज़्यादा है। दे आर मोस्टली पीपल आर कमिंग आउटसाइड फ्रॉम बॉम्बे। एंड हुँ, एक ऐसा होता है ना, मुंबई एक ऐसा शहर है कि यहाँ पे आने के बाद में आप आ तो गए, लेकिन वो अपना तब खुद को मनाता है, तब तक जब तक हम अपना फ़ील करें ना, तब तक हम बहुत कुछ खो देते हैं। और उसकी वजह से बहुत, मुझे तो ऐसा लगता है बॉम्बे आने के बाद आपकी बेइज़्ज़ती तो होनी है। काफ़ी समय तक आपको बेइज़्ज़ती सहन करते रहना पड़ता है अनटिल एंड अनलेस आप एक पॉइंट पे आ गए, तब जाके लोग आपको वैसे देखते हैं कि अच्छा यू ऑल्सो बिलोंग हियर। तो वो बिलोंगिंगनेस जो होती है वो बहुत समय बाद आती है। एंड इंडस्ट्री लाइक दिस वेज मीडिया इज़ देयर, जहाँ पे बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, नंबर प्ले अ वेरी बिग रोल। आपको लोग आपके काम से नहीं देखते, दे ओनली सी कि आपके नंबर क्या है, चाहे आप कितने भी स्वीट हो। पीपल डू टेल मी, माई मैनेजमेंट अराउंड मी, पीपल हु मैनेज मी, दे टेल मी कि यू आर सो स्वीट रुचिका, यू डोंट हैव टू बी दिस स्वीट। इतना स्वीट होने की ज़रूरत ही नहीं इस इंडस्ट्री में, यू हैव टू बी कट थ्रोट एंड एवरीथिंग। और जब हम बाहर से आते हैं हमें समझ ही नहीं आता, हमें लगता है ये क्या है, मतलब स्वीट होना भी अच्छा प्रॉब्लम हुँ। सी हो गई है। तो आई थिंक, आई डोंट नो, मतलब आई एम स्टिल फिगरिंग आउट कि कैसे ये पॉलिटिक्स को हम कर सकते हैं। बट काइंडनेस इज़ समथिंग विच आई रियली फील कि शुड बी देयर, क्योंकि सब लोग यहाँ पे हुँ। अपना काम करने आए हैं, अपना अपना मुकाम पाने आए हैं। और कोई कंपटीशन है नहीं, सब अपने अपने में है। लेकिन वो छोटा फील कराने की आदत होती है ना लोगों को, वो जाती नहीं अच्छे से। तो हुँ। यस। राइट। लेकिन जितना मुझे अंदाज़ा है कि आप एक तो जितने आप शोज़ करती हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है थिक स्किन तो आप मेरे ख़्याल से आप हैं। ज़ाहिर-सी हाँ। बात है शायर जो हैं वो सेंसिटिव होते हैं, लेकिन ये है कि आप एक मारवाड़ी फैमिली से हैं, तो बिज़नेस भी समझ में आता है आपको। तो तो पर शोज़ तो बहुत आपको, कर रही हैं आप तो। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि आप बिजनेस, बात ऐसी है कि जब आप मीडिया इंडस्ट्री में होते हो ना, आप रोज़ के नए लोगों से मिलते हुँ, हो। और सिर्फ इधर ऐसा होता है, जब आप इंसान से पहले उसके आप नंबर को देखते हो, उसके बाद आप कितनी इज्जत दोगे, उसके बाद वो नो वन विल टॉक टू यू। अगर आप आज वायरल हो तो सब आपसे बात करेंगे, कल अगर मेरे नंबर्स कम हो जाए ना तो सब बोलेंगे वो आपका एक दौर था। अब क्या पता वो जो आर्टिस्ट है वो अपना टाइम ले रहा है भाई, खुद पे काम कर रहा है, नहीं, लेकिन वो आके 10-100 लोग इकट्ठे होके, अरे देयर वाज अ टाइम व्हेन यू वर ट्रेंडिंग, अब आपका चल नहीं रहा है टाइम। तो आप इमेजिन करो द काइंड ऑफ स्टेट, यहाँ के तो घर भी इतने छोटे छोटे हैं, तो घरों के अंदर आप है ना दिमाग में यही बार बार लाए जा रहे हो कि अरे मेरा एक दौर था, वो दौर नहीं, क्या पता आप अपने आप पे काम कर रहे हो। तो हुँ। यहाँ पे बहुत छोटा फील होता है, मैं मजाक नहीं कर रही, मुझे मेरे शहर में बहुत राजा वाला फीलिंग होता था, लेकिन बॉम्बे रियली ग्राउंड्स आप आपकी औकात दिखा देता है बॉम्बे। तो आपके नंबर्स की आप बात कह रही हैं, तो नंबर्स मेनली आप क्या कह रही हैं जो सोशल मीडिया पे जो नंबर्स होते हैं, उसके उसके बेसिस पे आपको आपके जो इन्फ्लुएंसर के आपके जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके जो पेमेंट्स होते हैं, वो डिसाइड किए जाते हैं? इज़ दिस नहीं, व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? लाइक numbers in हुँ, every way, numbers, the amount, the money that you make, the numbers you have on social media, सब कुछ, everything is seen. Even people who work with you see you only as your number. अगर आपके नंबर नहीं हो, आपके साथ कोई काम भी नहीं करेगा। एज़ अ कमोडिटी। Yeah. So we are not humans. हुँ, Here we are not humans. We are just a product. And बहुत छोटी चीज़ है ये, क्योंकि जब कंटेंट चालू भी हुआ था, जब सोशल मीडिया चालू भी किया था, आई फील दैट ये सोशल मीडिया इतना ईजिली अवेलेबल सबके लिए इसलिए था क्योंकि यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं थी पहले। अब क्योंकि ये इतना कमर्शलाइज हो गया है तो इतनी पॉलिटिक्स आ गई है ना कि इधर भी कहीं ना कहीं लोग अपना नेपोटिज्म लाना चाहते, वो आएगा नहीं लेकिन लाना चाहते हैं। तो आई फील दैट जैसा सोशल मीडिया अवेलेबल था पूरे वर्ल्ड में, वैसा ही होना चाहिए। लाइक नो, हमें कमोडिटी की तरह नहीं देखना चाहिए, टैलेंट के बेसिस पे देखना चाहिए। नेपोटिज़्म की आप बात कर रही हैं, तो नेपोटिज़्म किस तरीके से कि क्रिएटर्स में भी एक एक नेपोटिज़्म देखने में आता है? क्रिएटर्स में आई फील दैट नाउ एवरीथिंग कैन बी बॉट। ठीक है ना, आप फॉलोअर्स खरीद सकते हो, आप पीआर खरीद सकते हो, आप वो लोग खरीद सकते हो जो आपको फेमस बना सके। कितने लोग ऐसे हैं जिनके, चलो मुझे नहीं बोलना। मुझे ऐसा लगता है कि
एट मुझे ऐसा लगता है कि एट दिस पॉइंट ना एवरीथिंग कैन बी बॉट। आपका ऑरा भी आप अपना खरीद सकते हो। कितने लोग ऐसे हुँ। जिनका काम कभी जस्टिफाई नहीं करेगा, कितने वो मैगजीन कवर्स पे आए हैं, ठीक है, उनका काम होएगा 5 लेकिन उन्होंने 200 मैगजीन कवर्स कर लिए। व्हाट जस्टिफाइज दैट? ये चीज़ 5 साल पहले नहीं थी। एंड अब ऑरा क्रिएट होता है, जैसे हम फिल्म स्टार्स का ऑरा क्रिएट करते हैं वैसे सोशल मीडिया स्टार्स का लोग ऑरा बनाते हैं। एंड जो मतलब क्यों ला रहे हो ये सब, मतलब लेट इट बी ऑर्गेनिक। फिर भी देखिए एक चीज़ ये भी है कि दैट जैसे फ़िल्म इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो सर्टेन सर्टेन जो स्टार्स हैं उनको मार्केटिंग उनकी अच्छी होती है एंड उनको हम देखते हैं कि जिस तरीके के उनको रोल्स मिलते हैं उनके टैलेंट के बियॉन्ड मिल जाते हैं बहुत बार बिकॉज दे आर वेरी गुड विद पीपल एंड द वे दे मार्केट देमसेल्व्स उनको पीआर होता है। बहुत से एग्जांपल्स इस तरीके के भी हैं कि सर्टेन जो एक्टर्स हैं या फिर डायरेक्टर्स हैं उनका काम कमाल का है करेक्ट। लेकिन ये है कि वो शायद एक्टिंग उनकी जो है या फिर मतलब मार्केटिंग उनकी शायद उतनी अच्छी नहीं है। इसकी वजह से उनको उनको अंडर वैल्यू किया जाता है। मैं अभी इनकी मेरिल स्ट्रीप की मैं इंटरव्यू देख रहा था एंड शी सेड दैट दे आस्क्ड मी फॉर टू डू अ पर्टिकुलर रोल एंड आई डबल्ड माय प्राइस एंड दे सेड ओके। तो ये होता है कि जब आप अपना प्राइस बढ़ा दो, तो हाँ, इज़्ज़त भी बढ़ती है। आसानी से कोई बात चीज़ वो मिल जाए तो है, लोग कदर भी कम करते हैं। वो बात एकदम सही है। हाँ। लेकिन बात ऐसी है इधर कि आई हैव सीन सो मैनी पीपल डूइंग सो वेल। अगर आप व्यूज़ का देखा, पॉपुलैरिटी एक तरफ और पीआर एक तरफ। पीआर इज़ हुँ, बॉट बाय पीपल जिनके पास नंबर्स भी नहीं है, ठीक है। हुँ, और उनको फेमस बनाया जाता है। उनको वो पूरा प्लानिंग करते हैं कि अब इसको कैसे फेमस बनाएं। आई एम जस्ट सेइंग कि पीपल हु डिज़र्व इट उनको मिलना चाहिए। मैगज़ीन कवर्स उनको मिलने चाहिए जिनका काम सच में अच्छा है, एंड नॉट समवन जो कल रात को आया, उन्होंने बोला चलो मैं आपको 50 lakhs दे देता हूँ, आप मुझे इस पे डाल दो, एंड यू कैन बाय एनीथिंग। आपको ये जो इन्फ्लुएंसर कल्चर जिस तरीके का है या फिर फॉर एग्जांपल सर्टेन जो जो पैप चैनल्स हैं इंस्टाग्राम पे या फिर और जगहों पे जिस तरीके से सर्टेन सर्टेन इन्फ्लुएंसर्स को वो कॉन्स्टेंटली हाईलाइट करते हैं एंड ऑब्वियसली दे आर पेड फॉर इट एज वेल। या सो आप कह रही हैं कि दैट मे बी इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। पेड रिव्यूज भी होते हैं। इट्स अ गुड प्रैक्टिस, वो मैं नहीं बोल रही, ऐसा कुछ नहीं। इट इज़ ऑल हेल्पिंग, ठीक है। हर चीज़ ज़िंदगी में जो भी अगर आज अवेलेबल है वो सब आपको हेल्प करवाती है कुछ अचीव करने में। लेकिन एक होता है ना कि मुझे नहीं पता अगर आपको समझ आ रहा है, लेकिन मैं कुछ ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स देना नहीं चाहती इधर, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जो लेजिट में सिर्फ बिल्ड कराए जाते हैं। एंड आई एम जस्ट सेइंग कि डोंट लेट दिस नेपोटिज्म गेट इनटू आवर सोशल मीडिया थिंग। क्योंकि वो हम्म, चलेगा भी नहीं। ऑडियंस इधर बहुत रियल है, इसलिए ओटीटी पे कुछ चलने के लिए बहुत अच्छा कंटेंट चाहिए, क्योंकि वी ऑडियंस वाज सीइंग नाउ दे आर वेरी रियल। तो हम्म, एंड प्रॉब्लम, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, सारे जो ब्रांड्स हैं या सारी जो हम्म, कंपनीज है, हुएवर हम्म, हैव बल्क बजट, दे आर ऑल फ्रॉम बॉम्बे, दे ऑल लिव इन बॉम्बे। तो जो भी बॉम्बे में चलता है उन्हें लगता है कि वही चल रहा है पूरे भारत में, लेकिन भारत ना बहुत बड़ा है, भारत के लोग बहुत सारे हैं। तो आपको नहीं पता कि बॉम्बे के अलावा स्टेट्स में क्या क्या चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है उनका जो नज़रिया ना वो सिर्फ बॉम्बे बॉम्बे तक रहता है कि बॉम्बे में क्या चल रहा है। नहीं भाई, भारत बहुत बड़ा है। अब राजस्थान आके पूछे कौन वहाँ पे सबको जानता है, बनारस जाके पूछे कौन सब वहाँ पे जाता है। तो आई फील दैट ब्रांड्स, एजेंसीज, कंपनीज, तो फिर मुंबई के अलावा जाकर मुझे लगता है कि उनको हायर करना चाहिए, और सारे स्टेट्स का अपना अपना नज़रिया रखना चाहिए। राइट। देखिए आप बहुत ही कम उम्र में आपने जिस तरीके की आपने एक्स्ट्रॉर्डनरी आपने पॉपुलैरिटी आपने हासिल करी है। आप जोधपुर से आती हैं राजस्थान से। हाँ। या एंड आपने आपने ये एक्स्ट्रॉर्डनरी आपने कामयाबी आपने हासिल करी है। मुझे ऐसा लगता है कि जो ये सारे जितने भी पेड रिव्यूज़ होते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में हर किसी को पता चल जाता है कि ये जो चार्ट आ रहा है चार चार स्टार का ये सब फेक है। पिक्चर में कुछ करेक्ट। दम नहीं है इसी वजह से इनको इनको ये छपवाना पड़ा है। तो हम्म। लोगों को भी सिफ्ट करना मतलब एक जैसे होता है ना कि गेहूं में से जो घुन है उसको मतलब साफ करना आता है लोगों को भी एंड पीपल डू अंडरस्टैंड कि व्हाट टैलेंट इज। आपको जो कामयाबी मिली है वो कोई मामूली कामयाबी नहीं है। आपको ऐसा लगता है क्योंकि आप मुझे बहुत इज्जत से अभी देख रहे हैं कि मैंने कुछ पा लिया, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है बहुत ही, अभी तो मुझे बहुत आगे जाना है और अभी तक मैंने कुछ। ये अच्छी बात है।
ये अच्छी हाँ, बात पर है। एक एक हाँ, एक क्वेस्ट होना, एक एक हंगर होना, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, पर मतलब आपका आपका मतलब ब्लेसिंग्स रहेगी तो मैं वो भी कर लूँगी जो मुझे चाहिए। ऑलराइट एंड रुचिका, आपने व्हिstling वुड से आपने ट्रेनिंग भी आपने ली है, एक्टिंग से रिलेटेड, फ़िल्म मेकिंग से रिलेटेड आपने आपने ट्रेनिंग भी ली यस। है। हाँ, हाँ। एक्ट्रेस बनना चाहती हैं? अगर आप ये बात मुझे 3 साल पहले पूछते तो मैं बोलती हाँ, मुझे आप अभी डाल दो। लेकिन आज थोड़ा कम मैं आई एम नॉट चेज़िंग एक्टिंग, आई लव द स्पेस, मुझे फ़िल्म्स बहुत पसंद है, तो कभी मौका मिलेगा मैं ज़रूर करूँगी। लेकिन आई एम राइट नाउ नॉट चेज़िंग एक्टिंग, मुझे पोएट्री वर्ल्ड से बहुत मोहब्बत हो गई है, मुझे इश्क हो गया है वहाँ से, तो आई एम एन्जॉइंग स्टेज एंड एवरीथिंग, बट आई लव एक्टिंग। एक्टिंग इज़ समथिंग विच आई इनकॉपरेट इन माई शो एज वेल। तो अगर आप कभी कभी आपको मौका जी, मिला देखा और मैंने। मेरा शो देखेंगे तो मेरा आधा आपको ऐसा ही लगेगा कि मैं थिएटर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो एक्टिंग वाला पार्ट है, तो स्टोरी टेलिंग में भी एक्टिंग आई जाती है। तो आई नो आई एम अ ग्रेट एक्टर, पर आई एम नॉट चेजिंग इट, अगर कभी मौका मिलेगा तो आई लाइक इट। करूँगी। आई लाइक द फैक्ट दैट यू आर सेइंग दैट आई एम अ ग्रेट एक्टर, दैट्स वंडरफुल। ये ओके, लेकिन आपका कुछ कुछ तजुर्बा आपका किसी कास्टिंग डायरेक्टर के साथ में भी आपका कुछ अच्छा नहीं रहा, एंड दैट इज़ करेक्ट। समथिंग जिससे आपको तकलीफ पहुँची थी। हाँ जी, हाँ। तो व्हेन यू कम फ्रॉम आउटसाइड ऑफ मुंबई, तो आप जब यहाँ आते हो यू हैव द थॉट कि मैं शाहरुख खान बन जाऊँगी, है ना? 2 ऑडिशन देने के बाद अब तो मेरा ही होगा नाम और हर जगह। मैंने बहुत ऑडिशंस दिए, ऑलमोस्ट 300 प्लस ऑडिशंस दिए। मैंने एड्स भी करे, काफ़ी मैंने काम किया था, लेकिन इतना अच्छा नहीं काम किया। लेकिन यहाँ के जो कास्टिंग डायरेक्टर्स एक दो जो थे, उनके वजह से मुझे सिक्योरिटी इश्यूज़, वापस से हम बैक टू बेसिक आ जाते हैं। फॉर मी पर्सनली सिक्योरिटी इज़ समथिंग, सेफ्टी समथिंग जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब मुझे पता चला कि यू नो देयर इज़ अ लॉट ऑफ इश्यूज़ यहाँ के, इट्स सो ईज़ी टू से टू सम गर्ल कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो और आपको काम मिल जाएगा, तो ये जो लैंग्वेज आप बार बार रोज़ सुनते हो तो आपको अच्छा नहीं लगता, एंड पीपल जजिंग यू ऑन द बेसिस ऑफ हाउ यू लुक। कास्टिंग कॉल्स भी ऐसे ही आते हैं, अपर मार्केट, फेयर गर्ल नीडेड, तो ये सब है, दिस इज़ देयर, पर पर्सनली मुझे बहुत पसंद नहीं आया वो चीज़ें। नहीं, वैसे मैं आपकी इस बात से बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि जो नेपोटिज़्म की जो बात होती है, वो हाँ, इस हद तक बिल्कुल सही है कि जो अगर फ़िल्म के अगर जो जो स्टार किड्स होते हैं, तो जब बहुत बार तो उनको उनको कास्टिंग की पूरे उससे गुज़रना नहीं पड़ता है, एंड एट द सेम हम्म, टाइम अगर वो कहीं पर भी अगर जाते हैं तो उनको किसी की हिम्मत नहीं होती है कि वो कोई उनको इस तरीके से हाँ, ट्रीट करे, या लेबलिंग लेबलिंग जैसे करेक्ट, होती है ना, लेबलिंग हाँ, या हाँ, फिर हाँ, हाँ। कमेंट्स पास करना या फिर ये सब चीज़ें, वो कोई नहीं करता है। तो ये तो मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि नेपोटिज़्म ना। हम लड़कियां सब, सच में बता रही हूँ, मैं कल ही सोच रही थी, हम लड़कियां ना सब कुछ कर सकते हैं। हम लोग हमेशा डिबेट करते हैं ना कि लड़का लड़की लड़का लड़की, हम लड़कियां सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बस कोई हिफाजत रखने वाला चाहिए, है ना? कि कोई किसी भी हम प्रोफेशन में जाए, हमें जहाँ सेफ्टी लगेगी ना, हम वी कैन ब्लूम देयर। इवन इन रिलेशनशिप आप मान लो, जब जब हमें सामने वाला शख्स अगर हमें वैसा environment दे जहाँ पे हम सेफ फील करें, वी फील प्रोटेक्टेड, वी कैन डू एनी थिंग इन आर लाइफ्स, एंड और आप, आई थिंक मेन हैव दैट कैपेबिलिटी टू मेक अस फील सेफ, सो इफ समवन कैन गिव अस देन वी कैन ब्लूम। राइट। नहीं, आई थिंक ये तो खैर बहुत ज़िम्मेदारी है कंफर्टेबल महसूस कराना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके प्रेज़ेंस में कोई अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है तो ये तो इट्स लाइक अ ह्यूज स्टिग्मा ऑन योर पार्ट कि अगर या आपने किसी या को अनकंफर्टेबल महसूस कराया। ओके, कोई आपने नज़्म लिखी है, इस सारी सिचुएशन पे यस, हिफ़ाज़त, आपने अच्छा वर्ड यूज़ किया है। हाँ जी। मैं अपनी फेवरेट सुना सकती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, अरे बिल्कुल। तो मैंने आदमियों के ऊपर लिखी थी, और ब्यूटी ऑफ अ मैन, ठीक है? और मुझे, मेरे हिसाब से हर एक औरत के लिए वो जो नज़रिया होता है ना, वो एक नज़ारा, सबसे हम औरतों के लिए सबसे खूबसूरत नज़ारा तब होता है जब एक शख्स हमसे प्यार करता है और उसकी आंखों में वो प्यार हमें हर दिन दिखता है ना? वो हमारे लिए सबसे खूबसूरत होता है। उसी के बारे में मैंने लिखा था कि दुनिया की सारी खूबसूरत चीज़ें एक तरफ, कि दुनिया की सारी खूबसूरत चीज़ें एक तरफ, और जब एक मर्द प्यार में होता है उसका नूर एक तरफ। लड़कों को अक्सर मोहब्बत बदल कर जाती है, मेरे ख्याल से एक लड़के से आदमी तक का भी सफ़र मोहब्बत उसे करवाती है, जो वाह! सख्त था एक समय पर, वो कितना
वो कितना नर्म हो जाता है ना। जो ध्यान कुछ भी नहीं देता था वो अब एकदम से रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। जो खूब मछलियाँ है पानी में कहकर इश्क से दूर रहता था, जब वो फंस जाता है इस जाल में तो आबाद हो जाते हैं शायर हर कोने के। इश्क की भाषा फिर वो समझने लगते हैं, दिल ऐसा लगाते हैं कि दिल तो उनका कभी नहीं था। तभी कहते हैं कि लड़कों को सिर्फ प्यार में पड़ने की देर है, फिर तो वो हमें सिखाते हैं कि असली मोहब्बत करते कैसे हैं, कि असली मोहब्बत करते कैसे हैं। वाह! वेरी नाइस, वेरी नाइस। दैट्स वंडरफुली सेड। अ, लेकिन देखिए एट द सेम टाइम जो मैंने आपका जो सफ़र देखा है, तो उसमें बहुत से जो अ लॉट ऑफ दीज़ मेन दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव ऑफ यू। मैं एक रवि गुप्ता के यस, साथ में आपका एक रील देख रहा था यस। और उन्होंने कहा कि रुचिका का 38 तारीख को शो है। अर्थ दैट मैन इज नेवर सीरियस। आपने भी उनको अरिजीत सिंह बताया। अर्जुन। तो इस तरीके के मुझे लगता है हर्ष गुजराल शायद आपको आपको फ़ॉलो करते हैं और आई पर्सनली लाइक हर्ष वेरी मच। यस। तो आपको सपोर्ट भी आपको मर्दों से डेफिनिटली मिला है एंड आई काफ़ी। थिंक दैट्स समथिंग वेरी वेरी पॉजिटिव एज़ वेल। मेरे पापा से मुझे सबसे आई फील दैट अ मैन इन आवर लाइफ ऐड टू मच। और मेरे जो पापा इसके वजह से क्योंकि मेरे पापा ने इतना मुझे फ्रीडम दिया कि आज़ादी इतनी दी कि मैं जो भी चाहूँ, मैं जो भी सपने देखूँ मैं कर सकूँ। वाह! इसकी वजह से मैं कर पा रही हूँ। और पापा के लिए भी मैंने कुछ लिखा था, मैं बोल सकती हूँ। सुनाइए, नाम क्या है उनका? मेरे पापा का नाम है रितेश लोहिया। रितेश लोहिया, ओके। एंड और आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, बहुत पसंद करते हैं आपको। अच्छा, अच्छा, ओके। और मेरे पापा की वजह से मैं आज बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। मैं कल रात सोई नहीं क्योंकि पापा ने मुझे बोला, अरे उनके साथ है, अच्छे से करना। नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, आप लाइक यू हैव तो टू बी कंफर्टेबल। यस, हुँ, यस। तो मैं कल मेरे पापा बहुत आपको पसंद करते हैं। ही रियली लाइक्स यू अ थैंक लॉट यू वेरी मच। एंड बहुत-बहुत अ शुक्रिया। ह्यूज पार्ट ऑफ माय लाइक माय लाइफ एंड माय व्हाटएवर आई कैन डू इज़ बिकॉज ऑफ माय डैड। और मेरा ना हम लड़कियों का, और आई नो हम लड़कों का भी इंडिया में स्पेशली, हमारा बस यही मकसद होता है कि हमारे जो पापा है वो हमसे खुश हो जाए। फिर तो आधी ज़िंदगी उधर ही सलट जाती है। ऐसी फीलिंग होती है ना कि बस मेरे पापा खुश हो जाए। तो मेरी भी आज तक ना यही ऐसे फीलिंग रही कि बस पापा मेरे खुश हो जाए मुझसे। तो उन पे ही मैंने लिखा था। बोलूँ मैं? मैं आपको बोलूँगी अर्ज़, क्या आपको बोलना है इरशाद? बिल बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें कायदे से नहीं है पर ऐसी फीलिंग के लिए अर्ज़ किया है नहीं, नहीं, इरशाद। कि खुदा तू जान भी ले ले मुझे कोई मसला नहीं, कि खुदा तू जान भी ले ले मुझे कोई मसला नहीं, बस जाते जाते ये बता दे कि पापा मुझ पे गर्व कर पाए या नहीं। हम जीत ना सके अगर इस दुनिया को तो मंजूर है मुझे, अगर घिर भी गए फिर भी उठ के दिखाना है तो बस उसे, क्योंकि सपने हो भले आज मेरे वो टिके हैं ना उन आँखों में, भरोसा किया है उन्होंने तो अब तोड़ना नहीं है मुझे। फिर तू जान भी ले ले मुझे कोई मसला नहीं, कि फिर तू जान भी ले ले मुझे कोई मसला नहीं, बस जाते जाते ये बता दे कि पापा मुझ पे गर्व कर पाए या नहीं, कि पापा मुझ पे वेरी गर्व नाइस, कर पाए या नहीं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और देखिए आपके पापा थैंक यू। डेफिनिटली चाहेंगे कि आप ये इस तरीके की बातें सोचे भी ना, अभी आप आपकी बहुत लंबी उम्र है इंशाल्लाह। तो यस। ये कोई भी बाप जो है वो नहीं चाहेगा कि वो इस तरीके का थॉट भी उसके उसके बच्चे में आए। ओके, हाँ। अ, विजुअल पोएट्री के बारे में आपका आपका क्या क्या व्यूज़ हैं? You have this wonderful understanding of creating poetry for brands and ये सब आपने यस, जिस तरीके यस। से किया है तो वो काफ़ी पसंद किया जाता है। तो what are your views on this? आई थिंक फिल्म्स हैव एडेड टू मच इन माई लाइफ पर्सनली। मैंने क्योंकि हुँ, फिल्म स्टडी करी है तो मुझे ना उसके वजह से बहुत सारी चीज़ें हेल्प करी इन वे ऑफ व्हाट आई इमेजिन। तो आफ्टर माई फिल्म स्कूल क्योंकि मुझे फिल्मों में काम नहीं मिला तो मैंने सोचा मैं अपना ही काम चालू करती हूँ। एंड आई हैव ऑलवेज बिन अ किड कि अगर कोई मुझे मतलब मुझे कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं देगा, आई विल जनरेट माई ओन थिंग। एंड आफ्टर माई कॉलेज आई स्टार्टेड माई ओन एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन हाउस। बहुत छोटू सा था। मैंने अपने राजस्थान में ही करा था और आई यूज़ टू कोल्ड ईमेल ब्रांड्स कि यू नो आई एम अ राइटर, आई कैन क्रिएट दिस। और मैं अपने कॉलेज का नाम भी जोड़ देती थी तो उससे बहुत उनको है ना ऐसा लगता था क्या 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 बात है, सुभाष घाई के अंडर पड़ी हुई है। तो मैं वो लोगों के नाम यूज़ करके आई यूज़ टू अट्रैक्ट पीपल कि यू नो मैं यहाँ ये करा है, ये करा है।
एंड इसके वजह से आई गॉट अ लॉट ऑफ ब्रांड्स इन डेज ऑफ कोविड। तब मैं फेमस हुँ। नहीं थी, कुछ भी नहीं था, पर स्पिनी करके ब्रांड था, आज की तारीख में बहुत बड़ा ब्रांड है। उनका पहला एडवर्टीजमेंट मैंने बनाया था और मैंने खुद ही खुद को कास्ट करती थी, आसपास वाले लोगों को कास्ट करती थी। जोधपुर में मैं कास्टिंग डायरेक्टर बन गई थी, लाइन लगवाती थी, बोलती थी आप इंट्रोडक्शन दीजिए। तो मैंने बहुत सारे एड्स ऐसे बनाए, मैं खुद लिखती थी, खुद डायरेक्ट करती थी, एंड they were really good at that time. I was just 21 or 20। तो काफ़ी मैंने अच्छे अच्छे एडवर्टीजमेंट्स बनाए। अभी थोड़ा छोड़ दिया है क्योंकि मैं शोज़ पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर रही हूँ, लेकिन करूँगी मैं, जिस दिन मुझे मौका मिलेगा मैं फिर से डायरेक्ट करूँगी। दैट्स वेरी नाइस। ओके, नाउ बहुत ही कम टाइम स्पैन में आपने काफ़ी ज़्यादा आपने पॉपुलैरिटी आपने आपने गेन करी है। 15-20 शोज़ आप महीने के आप करती हैं। हम्म। अम, ये जो कामयाबी है आपको जिस तरीके से कि आप सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं, मुझे लगता है कि साल के ख़त्म होने तक आप एक और ही किसी मकाम पे आप होने वाली हैं, बिकॉज़ जो आपका ग्राफ है बहुत बहुत तेज़ी से राइज़ कर रहा है। अम, हम्म। ये जो पॉपुलैरिटी आपको कॉन्स्टेंटली मिल रही है, जो आप खुद के शोज़ आपके करती मुंह हैं में उनसे घी और शक्कर, आपके मुंह में पहले तो घी और शक्कर हम डालेंगे। क्या जो भी बोल रहे हो कि कई दुनिया की कोई तो एक खुदा होगा जो आपकी बात सुन ले और वो एकदम बोल दे नहीं, नहीं, तथास्तु। देखिए, मुझे मुझे कोई डाउट नहीं है, और अभी तो आपको इंटरनेशनली ट्रैवल करना है। हाँ, आपको हाँ। अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये है कि आपको इंटरनेशनली आपको बहुत लोग पसंद करेंगे, जिस तरीके का हाँ। आपका आपका टैलेंट है, और बिकॉज़ शायरी इस तरीके का एक फ़न है, टैलेंट है जो कि लोग बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं, और शायरों की कमी होती चली जा रही है। करेक्ट। तो आप अपने शो से आप क्या सीखती हैं? कि आपने एक शो में आपने परफ़ॉर्म किया, जैसे आपने मुझे बताया था कि इधर आधे घंटे का आपका कुछ पोएट्री का सेशन रहता है, फिर 1 घंटे का करीबन एक नैरेटिव आपका रहता है, कुछ प्ले टाइप का रहता है। तो क्या आप सीखती हैं जो ऑडियंस के रिएक्शंस को देखने के बाद, कि आप जब अगले शो में जाती हैं, तो आप कुछ नया उसमें कर पाती हैं? तो मेरे शो में ना शायरी होती है। शायरी के साथ हम लोग म्यूज़िक भी करते, तो मेरे साथ म्यूज़िशियन भी रहते हैं। तो शायरी, म्यूज़िक और एक बहुत लंबी कहानी होती है। और वो कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, वो ऐसी मैंने लिखी है कि जो आप भी रिलेट कर पाओ, जो तमाम लोग रिलेट कर पाए। और जब जब मैं शोज़ में जाती हूँ, आई थिंक वन थिंग दैट हिट्स मी अ लॉट इज़ कि वर्ड्स जो है, जो हमारे अल्फाज होते हैं या लफ्ज़ होते हैं, वो कितने कनेक्ट करते हैं। लाइक मैंने कभी नहीं सोचा था पहले कि मेरे बोलने से आपको कभी कुछ फील होएगा, लेकिन हम जो बोलते हैं वो सामने वाले शख्स पे कितना इम्पोर्टेंस है, वो मुझे शोज़ में जाके समझ आता है कि मैं जो बोल रही हूँ आज स्टेज पे खड़े होके, वो शायद वो घर जाके इसके बारे में सोचेंगे। और मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है दैट मैं जो भी शो में करूँ, मैं अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ूँ, कि कल को वो घर जाए तो उसके बारे में सोचे और दे शुड फील गुड। एंड मेरे शोज़ में बहुत सारे मैं रिलेशनशिप्स के बारे में बात करती हूँ, नॉट ओनली लव बट रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती है। एंड मैं बहुत सारा मजाक भी करती हूँ, तो ऐसा सीरियस नहीं होता। एंड वन थिंग जो मुझे तब समझ आता है मैंने शो अच्छा करा, जब लोग रोते हैं मेरे सामने और हंसते हंसते हुए बाहर निकलते हैं, तो तब मुझे समझ आता है मैंने शो अच्छा किया। और बस ये है कि आज के टाइम पे भी लोगों को शायरी और पोइट्री का शौक़ है, ये देख के भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि क्योंकि मेरे शो में काफ़ी यंग लोग भी आते हैं और काफ़ी ओल्ड भी आते हैं। सो इट इज़ वन ऑफ दोज शोज़ जहाँ पे यू कैन केटर टू अ लॉट ऑफ एज ग्रुप्स। कोई गंदी बातें हम करते नहीं, कोई गाली गलौज होती नहीं है, तो उसकी वजह से ना इट्स अ फैमिली शो। तो इसको मुझे खूब आगे बढ़ाना है। राइट। ओके, एंड आपके फ़ेवरेट शायर कौन है? मेरे फेवरेट शायर है एक तो जॉन इलिया, मुझे बहुत पसंद है वो। और मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि उनकी जो ज़िंदगी थी वो इतनी आसान नहीं थी, अगर आप उनके बारे में कभी पढ़ेंगे। और अम, उन्होंने अपने मम्मी पापा को बहुत जल्दी खो दिया था। और द काइंड वो एक ऐसे शायर थे जो बहुत आज़ाद पोइट्री तब करते थे, एंड ही यूज़ टू राइट वट एवर यूज़ टू फील। उस टाइम ऐसे लोग बहुत कम थे और बहुत लोगों ने उनको कॉपी करने का चाहा, लेकिन जॉन इलिया यही बोलते कि मैं सिर्फ अपने में एक हूँ, कोई मेरे जैसा बन नहीं सकता। तो उनका एक एक बहुत मुझे पसंद है कि मुस्तकिल बोलता ही रहता हूँ, कितना खामोश हूँ मैं अंदर से,
कि मैं वाह! इतना बोलता हूँ कि अंदर से मैं कितना खामोश हूँ। तो मुझे जॉन इलिया पर्सनली बहुत पसंद है, और मुझे उनको उनका पढ़ के ना मुझे ऐसे लगता है कि किसी ने फ्लर्ट कर दिया मुझसे, कि एकदम कुछ तो बोल दिया ऐसा कि ऐसा दिल पे आके लगता है। तो मुझे बहुत पसंद है, और मुझे इसलिए जॉन इलिया पसंद है क्योंकि उन्होंने उस ज़माने में भी कोई सिस्टम को फॉलो नहीं किया, उन्होंने खुद का सिस्टम बनाया। और मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है जो फॉलो नहीं करते, जो कॉपी नहीं करते, अपने में लिखते हैं। नॉन कन्फॉर्मिस्ट। यस, यस। ओके। ऑलराइट, जॉन एलिया के अलावा आपको और कौन-से शायर पसंद हैं? जॉन इलिया के अलावा मैं जिनको सुनती रहती हूँ मोर देन पोइट्री, आई लव व्हेन ही स्पीक्स इज़ जावेद अख्तर। आई थिंक ही इज़ अ ट्रू फेमिनिस्ट, एंड जिस तरीके से वो बात करते हैं और जिस तरीके से वो हर शो में जाके बोलते हैं, आई गेट इंस्पायर्ड अलॉट। मैं एक शो में गई थी, आई थिंक वो एनडीटीवी का था, और वहाँ पे पैनल पे थे, वो जावेद अख्तर जी थे। और जिस तरीके से उन्होंने उनको ऐसे ही पूछा गया था कि आजकल लड़कियां भी तो डिवोर्स लेके पैसे लेना चाहती है और ये करना चाहती है, एंड द वे ही रिस्पॉन्डेड कि आपको नहीं पता कि आज भी घरों में, हम तो सिर्फ शहरों में रहते हैं, कि घरों में कितनी लड़कियों के न्यूज़ आते हैं कि वो जला दिए जाते हैं या फिर उनके साथ कितना ख़राब होता है। तो द रेशियो इज़ ऑलवेज हायर ऑफ वुमेन गेटिंग असॉल्टेड। तो वी कैन नेवर कम्पीट की, एंड वी कैन नेवर कंप्लेन कि लड़कियां पैसा लेके चली जाती है, क्योंकि आप जब नॉर्मलाइज कर दोगे ना ये बातें कि लड़कियां पैसे लेके जा रही है, तो वो उन गाँवों पे भी इफेक्ट होएगा। एंड द वे ही रिस्पॉन्डेड, आई फेल्ट कि समवन इज स्टैंडिंग फॉर अस। और हम लड़कियों को बहुत कम ऐसे शख्स दिखे हैं मीडिया इंडस्ट्री में जो हमारे लिए इतने अच्छे से खड़े होके और अच्छे से बोलते हैं। तो आई लव हिम अ लॉट। तो जावेद साहब की कोई नज़्म आपको या कोई शेर जो पसंद हो? उनका उनका एक मुझे बहुत पसंद है, कभी कभी जो ख्वाब था वो पा लिया, मगर जो खो गया वो चीज़ क्या थी। तो मुझे उनका बहुत पसंद आता है। और उनके एक दो और कविताएं हैं कि आज फिर दिल ने तमन्ना करी, आज फिर दिल को हमने समझाया, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। एक वाह! गज़ल है, उसके दो शेर है। ओके, दैट्स वंडरफुल। ऑलराइट, तो रुचिका, आपका ख्वाब क्या है? ख्वाब ये है कि मैं स्टेडियम भरूं और बहुत सारे ऑडिटोरियम शोज़ करूं, और मैं बहुत सारे शोज़ करूं ऑल ओवर वर्ल्ड। एंड आपको पता है मुझे दिलजीत दोसांझ क्यों इतने पसंद है, और मैं उनसे मिली भी थी। जी मैम, मेरा अगला सवाल उन्हीं से रिलेटेड था। आप बताएँ। हाँ, मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि पंजाब इज़ अ वेरी स्मॉल स्टेट इन इंडिया, और वो लैंग्वेज उन्होंने ग्लोबली जो है वो फैलाया। और इट इज़ अ रेयर केसेस कि इतनी सी लैंग्वेज आज इतनी फेमस हो गई। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी जो हिंदी उर्दू कविताएं हैं वो पूरे पूरे वर्ल्ड में फैले, और मैं चाहती हूँ दैट स्टोरी टेलिंग गेट्स व्हाट इट रियली इज़ डिज़र्विंग ऑफ। क्योंकि जैसे कॉमेडी का आज वक्त है, कल को क्या पता स्टोरी टेलिंग और शेर व शायरी का वक्त फिर से आ जाए। एंड इट इज़ लाइक हमारे पापा वाले ज़माने में ये फेमस बहुत थी, लेकिन मेरे उम्र के जो जेनजी लोग हैं वो भी जब इस पे इंटरेस्ट डालेंगे तो हमारा ही लिटरेचर, हमारी ही लैंग्वेज और बढ़ेगी। जैसे आई एम 25 एंड आई एम स्टिल लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, आई एम स्टिल लर्निंग अबाउट द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर। तो अगर मेरे जैसे और लोग होंगे जो इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे, तो मेरे ख्याल से ये और आगे बढ़ता जाएगा। और हमारा जो लिटरेचर है वो इतना डीप है, हमारी लैंग्वेज इतनी डीप है कि वी डोंट हैव टू कॉपी व्हाट इज़ हैपनिंग इन वेस्टर्न कल्चर। हमारे अंदर खुद में इतनी सारी चीज़ें हैं। सो ऑल दीज आर्ट फॉर्म्स इज़ जस्ट अ वे टू कैरी फॉरवर्ड द लेगेसी वी ऑलवेज हैड इन इंडिया। एंड मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत बड़े शोज़ करूँ और बहुत सारे लोग शायरी में आए, स्टोरी टेलिंग में आए, एंड इट टेक्स फॉरवर्ड, दिस थिंग शुड बी टेकन फॉरवर्ड। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि वी ऑल फील टू मच। ठीक है, पोइट्री हैपन्स आउट ऑफ सिंपैथी। अगर आप आपके अंदर एम्पैथी है, आपके अंदर सिंपैथी है, तो आप बहुत अच्छे राइटर हो सकते हो।
एंड बचपन से मुझे ऐसा लगता था कि मेरी गलती है कि मैं इतना फ़ील करती हूँ, कि मैं इतनी सारी चीज़ें सोचती हूँ, मैं इतना ओवरथिंक करती हूँ। एंड व्हेन पोएट्री केम, मुझे ऐसा लगता है कि फिर मुझे अच्छा लगने लग गया कि चलो मेरे जैसे लोग भी हैं। जब मैं लिखती थी, लोगों को सुनाती थी, तो लगता था कि जब लोग मुझे बोलते थे कि मैं भी आपके जैसा फ़ील करता हूँ, तो मुझे अच्छा लगने लगा कि ये सिर्फ प्रॉब्लम मेरी नहीं है अगर मैं इतना फ़ील कर रही हूँ। सो फीलिंग्स आर समथिंग जो हम लोग यूजुअल डेज़ में इतना उस पे ना गौर नहीं करते हैं, इसलिए हमें डिप्रेशन होता है, इसलिए हमें एंग्जाइटी होती है। पर अगर हम रोज़ के दिनों में इसको एड्रेस करें, रोज़ के दिनों में कुछ ऐसा पढ़ ले और हमें डिप्रेशन क्यों होता है? जब हमें लगता है हम अकेले हैं, पर डिप्रेशन चला जाएगा अगर हमें 100 लोग आके बोलेंगे कि ये तो मेरे साथ भी होता है, फिर हमें लगता है चलो हम हल्के हो गए, हम हल्का फील कर रहे हैं। So poetry gives you that feeling कि we are not alone, and there's I don't think so world can be completed without poetry. राइट। ओके, देखिए एक एक और जो आप बहुत पॉजिटिव आपकी आपकी शख्सियत में और आपके काम में पहलू में है, वो ये है कि तसव्वुर ये है कि शायरी में उतना पैसा नहीं है। और आपने जिस तरीके से एक शो आपने क्रिएट कर लिया है और जिस तरीके से आप 15-20 शोज़ आप महीने के आप कर रही हैं, व्हिच इज़ ऑलवेज़ लाइक अ ग्रेट सॉर्ट ऑफ नंबर्स फॉर दैट मैटर। और मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि अभी दुबई में, यूके में, यूएस, कनाडा सब जगह पे भी आपके शोज़ आपके होने वाले हैं। बहुत बहुत और पॉसिबिलिटीज़ है, न्यूज़ीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इट्स अ मैसिव मैसिव सऊदी अरेबिया में अब आजकल बहुत ज़्यादा कल्चर बढ़ा है इन सब चीज़ों के लिए। अम, तो ये कितना ज़रूरी है कि शायरी के साथ में एक इज़्ज़त के साथ-साथ में एक कॉमर्स भी जुड़े, ताकि और लोगों को एक एनकरेजमेंट मिले कि आप शायरी करिए, उसके अंदर पैसा आप कमा सकते हैं। करेक्ट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आई थिंक बॉम्बे आके मैंने ये देखा है और सीखा है कि देर आर टू काइंड ऑफ पीपल। या तो आप पूरे ही इतने घुल गए हो और आर्ट के अंदर, वो ऐसे होते हैं ना, थिएटर आर्टिस्ट को अगर आप देखोगे तो वो है ना फिल्म आर्टिस्ट को बहुत नीचा दिखाते हैं, और मुझे बस ये नहीं पसंद। अगर आप अपना काम कर रहे हो, आप किसी इंसान को नीचा नहीं दिखा सकते, वो अपना काम कर रहे हैं। एंड पीपल हु आर नॉट गेटिंग कमर्शियल वर्क, दे दे टेंड टू गेट जेलस, मे बी आउट ऑफ जेलसी, या उनको छोटा फील करवाते कि तुम्हें आर्ट का क्या पता, तुम तो ये कर रहे हो। तो मैं इन सब चीज़ों में नहीं जाती। मुझे तो ऐसा लगता है जिस भी शख्स ने जो भी मुकाम हासिल किया है, वो बहुत बहुत मेहनत करने के बाद पाते हैं। और कॉमर्स, गेटिंग पेड फॉर व्हाट यू डू इज़ समथिंग, इट्स अ फेयर आस्क। आप आपको ये वो मजाक नहीं कर रहे हो। जो शख्स पैसा कमाता है उसके ऊपर वो नहीं है कि वो गलत काम कर रहा है, उसके अंदर कितनी हुनर होगा, उसकी वजह से उसको पैसा मिल रहा है। तो आई थिंक पोइट्री हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, एंड आई एम श्योर आई थिंक जब मैंने पोइट्री चालू करी थी तो मेरी उम्र में बहुत कम लोग पोइट्री कर रहे थे। ब्रांड्स भी, आई थिंक बहुत सारी ब्रांड्स ने पहली बार एज अ पोएट मेरे साथ कोलैबोरेट किया था। बट इट हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, इट हैज़ अ लॉट ऑफ स्कोप। जस्ट ये है कि अच्छा काम डाले, समथिंग विच इज़ रिलेटेबल टू ऑडियंस, जो आज के दौर में चल रहा है। एंड अगर मुझे ऐसा लगता है इंटेंशन अगर आपका प्योर होता है ना, तो भगवान आपको कहीं ना कहीं पहुंचा देते हैं। तो आई थिंक हुँ। इंटेंशन शुड बी देयर। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप आर्ट कर रहे हो तो उसके साथ में पैसा भी कमाएं, क्योंकि पैसा गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। राइट। ओके। नाउ आपकी शायरी में एक दिल का भी ज़िक्र है, प्यार का भी ज़िक्र है, मोहब्बत का भी ज़िक्र है, दिल टूटने का भी ज़िक्र है, महबूब का भी ज़िक्र है। यस। और आप एक अट्रैक्शन के बारे में भी आप बात करती हैं, व्हिच इज़ वंडरफुल। तो आप कुछ बताएँ, प्यार क्या है, मोहब्बत क्या है, अट्रैक्शन क्या है? मेरे ख्याल से हम ना प्यार इन सब के बारे में बात करते हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ जो लिखने में बहुत मज़ा आता है, वो है कि जब जब मैं आसपास लोगों को देखती हूँ और जो अपने ज़िंदगी में, मैं मुंबई आई तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ के लोग बहुत भागते हैं। मुझे ऐसा लगता है इधर का जो दिन होता है ना, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है और हम अपने आप को इतना टाइम दे नहीं पाते। तो मैंने ज़िंदगी के ऊपर लिखा था, मेरा वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल पीसेस है कि उम्र बीतने में वक्त कहाँ लगता है जनाब, कि उम्र बीतने में वक्त कहाँ लगता है जनाब, छोटी सी तो ज़िंदगी है, अब इसमें भी किसी से पूछ के छुट्टी लेने पड़े तो क्या फ़ायदा, खुद के लिए वक्त निकालने से पहले 1000 बार सोचना पड़े तो क्या फ़ायदा, अमीर होकर यादों में गरीब निकले
तो क्या फ़ायदा? फ़ायदा क्या है ये बताओ? किसी और से अगर हम कंट्रोल होने लगे तो ऐसी ज़िंदगी का मकसद बताओ? खुल के जो हंसा नहीं सके उन दोस्तों का क्या फ़ायदा? प्यार में जो हद पार कर नहीं सके उस इश्क का क्या फ़ायदा? उस दौलत का क्या फ़ायदा जो अपनों के कभी काम ही नहीं आ पाया? उन सपनों का क्या फ़ायदा जो हमें जगा नहीं सका? जिस छत के नीचे सुकून ना मिले उस घर का क्या फ़ायदा जिनके कंधों पे हम रो ना सके? उन रिश्तों का क्या फ़ायदा? क्योंकि उम्र बीतने में वक्त कहाँ लगता है जनाब, क्योंकि उम्र बीतने में वक्त कहाँ लगता है जनाब। छोटी सी तो ज़िंदगी है, अब उसमें भी कमबख्त हैप्पी एंडिंग ही ना मिले तो क्या फ़ायदा, कि तो क्या वाह! फ़ायदा। वाह, वाह! वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो रुचिका, दिल टूटा है? किसका नहीं टूटा है सर। हुँ, तो दिल तो टूटा है। और दिल ना, मैं अभी सब बोलेंगे कि सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप में टूटता है या ये, पर मेरे ख्याल से दिल टूटता है उम्मीदों से, दिल टूटता है सपनों में, दिल टूटता है उन सारी चीज़ों में ना जहाँ पे हमें लगता है हो जाएगा लेकिन होता नहीं है। तो दिल तो टूटा है सर, बहुत बार टूटा है। ओके, तो दिल टूटने पे आपने कुछ लिखा है? दिल टूटने में लिखा तो है कि पंजाबी चलेगी हाँ, बिल्कुल। कि तैनू पाके भी देख लिया, कि तैनू पाके भी देख लिया, मैं तैनू खो के भी देख लिया, तेरे ख्वाबा विच आई जा, मैं तैनू सो के भी देख लिया, कि तैनू पाके भी देख लिया, मैं तैनू खो के भी देख लिया, तेरे ख्वाबा विच आई जा, मैं तैनू सो के भी देख लिया, अखा सुगदी ही ना, मैं तैनू रो के भी देख लिया, मैनू रास ना है इश्क, मैं तेरा हो के भी देख लिया, कि मैं तेरा हो के भी देख लिया। वाह, वाह! वेरी नाइस, वेरी थैंक यू नाइस, सो मच। दैट इज़ वंडरफुल। ओके, सो रुचिका, आपकी मुलाकात दिलजीत दोसांझ से हुई और आपको उन्होंने अपने शो के लिए बुलाया, तो एग्ज़ैक्टली क्या हुआ था वहाँ पर? तो मैं आपको एकदम प्रॉपर स्टोरी बताती हूँ। उन्होंने मुझे शो के लिए नहीं बुलाया। तो एक साल पहले 2023 में मैंने उनका शो देख रही थी, कॉन्सर्ट देख रही थी। उस टाइम तक मैं फेमस नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन दिल्ली में कॉन्सर्ट था और बहुत वहाँ पे स्टैम्पीड हो गई थी, तो उसकी वजह से मैं सिर्फ 5 मिनट रही और मैंने स्टेज पे देखा और मैंने अपने दिल में बोला, सिर्फ दिल में बोला कि एक दिन ऐसा आएगा मैं आपके साथ स्टेज पे होगी, आज का दिन थोड़ा नहीं था हमारे लिए। और मैं निकल गई क्योंकि बहुत स्टैम्पीड हो रहा था, मैं निकल गई। कट टू 1 ईयर आफ्टर, आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम उनके उनके साथ जो काम करते हैं। उनका मैसेज आया कि वी आर मैनेजिंग दिलजीत एंड वी वुड लव यू इफ़ यू कैन कम एंड रिकॉर्ड समथिंग विथ हिम। तो मुझे पहले लगा ये मेरे साथ स्कैम हो रहा है, क्योंकि ये कैसे हो सकता है। तो लेकिन उसके बाद मैंने, उनके बार बार मैसेजेस आ रहे थे तो मैंने अच्छे से रिसर्च करी, फिर मैंने देखा अच्छा ये तो सच में प्राइवेट जेट में बैठे हैं दिलजीत दोसांझ के साथ। तो मैंने कहा ये तो रियल है। उसके बाद में उन्होंने बोला कि आप आइए, आप कल के कल आइए दिल्ली। तो मैं गई दिल्ली और मुझे तब तक अनरियल लग रहा था, मुझे लग रहा था मुझे क्यों बुलाया है। और मैंने उनके लिए बहुत सारी कविताएं लिखी थी। फिर एंड में जाके यही हुआ कि मैं उनके प्रॉपर जो सॉन्ग्स हैं वो मैंने, उनके जो भी फेमस सॉन्ग्स हैं वो मैंने उठाए, उनके टाइटल्स लिए और हाथों हाथ उनके लिए पोएम लिखी। एंड ही गॉट वेरी इम्प्रेस्ड। एंड जब मैं उनके साथ रिकॉर्ड कर रही थी तो आई रिमेंबर, क्योंकि मुझे याद रहने की बहुत दिक्कत होती है, आपको अब समझ आ ही गया होगा पॉडकास्ट करने के बाद कि मुझे इसकी वजह से मैं स्कूल में बहुत फेल हुआ करती थी। तो क्योंकि मैं ना पोइट्री कर रही थी और मैं भूल ही जा रही थी। उन्होंने बोला कोई बात नहीं रुचिका, आप आराम से करो, आप आराम से करो। तो मैंने कहा ठीक है। और वो भी दिलजीत दोसांझ आपको बोल रहा है। तो फिर मैं एकदम आराम से मैंने उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप लोग 10 कट लेते हैं लेकिन आप पैनिक मत हो। मैंने कहा सर आप खड़े हो, मैं कैसे पैनिक नहीं हूँ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं एकदम कोई, और ही सपोर्टेड मी अलॉट। और मैंने उनके लिए फिर कविता करी। एंड देयर वाज अ मोमेंट जब मैंने उनको ऐसे थोड़ा सा ऐसे टच किया था कि दिलजीत के साथ गाने सुनूंगी, ऐसे मैंने करा था। तो उन्होंने भी, उनकी भी जो एक्टिंग है ना, ही ऑल्सो, हमारा कुछ डिस्कशन नहीं हुआ था, उन्होंने भी वैसे एक्सप्रेशंस दिए। तो दैट वीडियो गॉट वेरी लाइक लव्ड ऑन, इट गॉट लव ऑन सोशल मीडिया। और किसी ने नहीं सोचा था कि एक पोएट कैन कोलैबोरेट विद दिलजीत दोसांझ। तो क्या क्या लिखा था आपने? क्या लिखा था आपने दिलजीत के लिए? मैंने, आप मुझे याददाश्त की वजह से मैं उधर थोड़ी सी है ना,
मैंने ऐसे कुछ लिखा था कि हाँ, दिलजीत के गाने भाते बहुत है, ऐसे करके ऐसे लिखा था। और मैंने ना उनको दिलजीत के जगह मैंने उनको 2-3 जगह पाजी बुला दिया था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा नाम आप मुझे पाजी नहीं, आप मुझे दिलजीत बुलाइए। एंड वो बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं वो। मैं इतने स्टार्स को मैं मिली हूँ, और मैंने आज तक, होता है ना गुड वाइब, दिलजीत दोसांझ रियली हैव गुड वाइब्स। नहीं तो मैं यूजुअली जितने भी लोगों से मिलती हूँ ना, मैं सबको यही बोलती हूँ, नेवर मीट योर आइडल्स, नेवर मीट योर स्टार्स, क्योंकि मेरा आज तक वही जो भी एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन दिलजीत दोसांझ बहुत अच्छे इंसान हैं, उनको जो भी मिला ही डिजर्व्स इट। You also interacted with Rashmika Mandana. Yes, I wrote a poetry for her, and she got shocked because I wrote poetry in like almost 10 minutes मुझे दिए थे। मैं आई सेट पे, और मैंने उनसे पूछा कि गिव मी 5 words अबाउट लव। तो उन्होंने मुझे फटाफट दिया, एंड शी वॉज वेरी क्यूरियस। शी वॉज लाइक कि कैसे बना देगी। और मुझे भी वो सेट पे आपके पास और स्ट्रेस होता है ना, क्योंकि 10 लोग आपके मुंह पे खड़े होते हैं, ये क्या लिख रही है, क्या लिख रही है। तो मैंने बोला मैं बना दूंगी, आप मुझ पे थोड़ा सा भरोसा कीजिए। तो फिर मैंने फटाफट फटाफट लिखा, मैं वापस से आई, एंड रश्मिका के सामने जब मैंने नरेट किया, शी लव्ड इट एंड शी वाज लाइक, रुचिका यू आर सो गुड। मैंने कहा थैंक यू, एंड शी ऑल्सो टोल्ड मी दैट आई एम ब्यूटिफुल। तब से मुझे लग रहा है कि मैं शायद खूबसूरत हुई हूँ। नहीं, नहीं, डेफ़िनिटली आप दिल से भी बहुत खूबसूरत हैं, वैसे भी आप बहुत खूबसूरत हैं। ऑलराइट रुचिका, आखिर में अगर कुछ आप हमें कुछ सुनाना चाहें जो कि आपने कुछ ताज़ा कुछ लिखा हो और आपके दिल के बहुत करीब हो? मैंने लिखा था, तो जब मैंने लिखना चालू किया था तब मेरा डेफिनेटली, मैं, हर इंसान पोएट क्यों बनता है, क्योंकि आपका दिल टूट जाता है ना। तो जब मैंने लिखना चालू किया था, आई वॉज 13, एंड 13 साल की उम्र में मैंने लिखना चालू कर दिया था, तब मेरा ताज़ा ताज़ा दिल टूटा था। लेकिन आज जब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है थैंक गॉड वो टूटा, क्योंकि उसके बाद जब मैं खुद से मिली तो ये सबसे खूबसूरत जो है वो ये इत्तेफाक है। तो इसी पे लिखा था मैंने वाह! कि यूँ तो रहना चाहती थी मामूली, कि यूँ तो रहना चाहती थी मामूली, ना कोई जाने नाम, ना बनूं किसी के ख्यालों की कैदी। कि यूँ तो रहना चाहती थी मामूली, ना कोई जाने नाम, ना बनूं किसी के ख्यालों की कैदी। सपने देखना और जीना भी खुद के लिए था, नाम शोर से दूर मेरा अपना ज़माना था। पर ये दिल जब बिना कहे बिखरा, तभी दिमाग को मशहूरियत का चस्का लगा। अपना नाम अब काम से ढूंढने लगा, मोहब्बत से दूर वो खुद को अखबारों में देखने लगा। तभी समझ आ गया, तभी समझ आ गया कि प्यार से बढ़कर और कुछ कहाँ है। वो मिलता नहीं तो तोहफे में खुद को मिला जाता ज़रूर है। वो मिलता नहीं तो तोहफे में खुद को मिला जाता ज़रूर है। So वाह! this is the piece for all the broken people, and for all the people who maybe didn't find love or didn't, जो भी उनके साथ हुआ, जो उन्होंने सोचा नहीं था वो हो गया। आई रियली फील एंड आई बिलीव दैट इट्स जस्ट अ फेस, एंड वी शुड जस्ट पास ऑन, एंड जो भी हमारे लिए लिखा होता है वो बेस्ट होता है। दैट्स एब्सोल्यूटली आपको भी अमेजिंग। आपको भी ऐसा लगता होगा ना, आपको भी ऐसा लगता होगा ना कि हमारे साथ जो जो सेटबैक्स होते हैं, इट रियली एड्स द लेयर ऑफ टू आवर पर्सनैलिटी। जो भी अगर हो रहा है हमारे साथ में वो सही हो रहा है, वो उसकी कोई वजह है और थोड़ा-सा ये भी है कि अम, हम ज़िंदगी को किस नज़रिए से देख रहे हैं, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। बिकॉज़ जब आप अपने नज़रिए का जब आप एक आउटलुक अपना जब आप माइंडसेट अपना जब आप चेंज करते हैं तो दुनिया बहुत मुख्तलिफ दिखती है कंपेयर टू जब हमारा माइंडसेट अगर हमारा माइंडसेट ये है कि चीज़ें सही नहीं हैं, लोग सही नहीं हैं, तो फिर हम ज़िंदगी को एक अलग पहलू से देखते हैं। लेकिन अगर हम मसरूफ़ हो जाएँ बहुत ज़्यादा अपने काम में, अपने आप के अंदर और अपनी जैसे हाँ। आपने कहा कि अपने आप से वाक़फ़ियत करने की कोशिश करें, पहचानने की कोशिश करें, तो वो सफ़र बड़ा हसीन होता है। फिर आपको किसी तरीके की किसी की कोई बात बुरी नहीं लगती, आपको किसी को प्रूव नहीं करना। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप किसी से वैलिडेशन नहीं चाहिए हमको। अगर हमें पता है कि हम करेक्ट, कौन हैं, करेक्ट। तो हमें हमें किसी का वैलिडेशन नहीं चाहिए। तो वो सफ़र बड़ा हसीन होता है। करेक्ट, करेक्ट। ये है, ये आपने एकदम सही बात बोली।
आज मेरा पूरा दिन अच्छा जाएगा। नहीं, नहीं, मेरा मेरा भी बहुत अच्छा दिन जाएगा। सो रुचिका बहुत-बहुत शुक्रिया आपका एंड बहुत-बहुत मुबारकबाद आपको एंड बहुत थैंक आपका यू। कमाल का आपका सफ़र है एंड मुझे लगता है कि यू हैव जस्ट स्टार्टेड एंड यू हैव गॉट माइल्स टू गो एंड ऑल द बेस्ट विशेस एंड स्टे पॉजिटिव। दुनिया में मैक्सिमम लोग अच्छे हैं और आपके कदरदान हाँ। बहुत सारे हैं और बहुत सारे आपको और भी मिलेंगे आगे चल के। सो स्टे पॉजिटिव एंड ऑल द बेस्ट विशेस। Thank you so much. Thank you for doing this. And today, my mom and dad, they both will be very proud of me. They're already very proud of you. So thank you very much and all the best.